ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे बच्चों एक्स क्या है, एक्स आपका वेरिएबल है, चर है। क्या है, एक्स आपका यहाँ पर चर है, और ए बी सी क्या है आपके अचर हैं। जिनका मान बदलता रहता है वो चर होते हैं, जिनका मान नहीं बदलता है वो अचर होते हैं। इसमें एक्स की उच्चतम घात 2 है। अब हम चर्चा करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका मानक रूप क्या होता है। अगर उसके इसी में बराबर में हम जीरो लगा दें, अगर इसी में बराबर में हम जीरो लगा दें और लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो फिर आपका ये द्विघात समीकरण हो गया। यानी समीकरण है तो दो पक्ष होना जरूरी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर केवल इतना लिखा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपका द्विघात बहुपद होता है, क्योंकि एक्स की जो उच्चतम घात है वो आपकी 2 है, इसलिए द्विघात है। और जहां पर बच्चों ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ आ रही है हमारी। अच्छा, तो द्विघात बहुपद समझ में आ गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ऐसा लिखा हुआ है, एक्स की उच्चतम घात 2 है, तो वो आपका द्विघात बहुपद है। इसी में अगर बराबर में हम जीरो कर दें या बराबर में और कोई पक्ष कर सकते हैं, तो वो आपका द्विघात समीकरण हो गया। तो द्विघात समीकरण की यहाँ से जो परिभाषा निकल के आती है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें एक्स की उच्चतम घात 2 हो, एक्स के स्थान पे वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, चर की उच्चतम घात 2 होना चाहिए। तो जो ऐसा समीकरण होता है बच्चों वो द्विघात समीकरण होता है। बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण की एक मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये शर्त होती है कि ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए का मान अगर जीरो के बराबर हो जाएगा बच्चों, तो फिर ये वाला पद गायब हो जाएगा, फिर एक्स की दो घात आपकी खत्म हो जाएगी, पर बी एक्स प्लस सी ही बचेगा, जो कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण के लिए चर की उच्चतम घात है वो 2 होना बहुत जरूरी है। देख लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर जीरो। जी बच्चों, एक द्विघात समीकरण का क्या है, एक उदाहरण है। यहाँ पर जो x की उच्चतम घात 2 है, ऐसा भी लिखा हो सकता है 4x स्क्वायर माइनस 4 बराबर जीरो। ये भी द्विघात समीकरण का उदाहरण है। बस फर्क यहाँ पर देखना है आपको कि x की जो उच्चतम घात है वो 2 होना चाहिए, यानी चर की जो उच्चतम घात है वो 2 होना चाहिए। बकाया पीछे क्या लिखा है फिर उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो जो जे वाला भी एग्जाम्पल आपका द्विघात समीकरण का है, और जे वाला भी एग्जाम्पल आपका द्विघात समीकरण। बच्चों कुछ प्रश्न हैं, जैसा कि पहला है 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर जीरो। इसको मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये प्रश्न है, इनको द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखना है। तो पहली बात तो देखो स्पष्ट ही हो रहा है कि जो x की उच्चतम घात, यानी जो चर की उच्चतम घात अगर 2 मिल जाए आपको, तो आपका द्विघात समीकरण हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसको मानक रूप में लिखना है। तो जो मैंने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था, द्विघात समीकरण का मानक रूप था। तो यहाँ से क्या पहचान हो रही है बच्चों, जो x में उच्चतम घात है वो वाला पद पहले लिखा हुआ है, फिर उससे एक कम घात वाला लिखा हुआ है, फिर लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है। तो इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद है वो कितना है आपका, यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। जो सबसे बड़ी घात वाला पद है वो आपका है 3x स्क्वायर। तो यहाँ लिख लिया हमने माइनस का 3x स्क्वायर। इसके बाद उससे कम घात वाला कितना है 4x लिख दो। इसके बच्चों जो कांस्टेंट वैल्यू तो वो लिख देते हैं बराबर में जीरो। तो ये बच्चों द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। मानक रूप में आपको याद रखना है, कि जो x की उच्चतम घात यानी कि 2 घात वाला पद पहले, फिर 1 घात वाला और लास्ट में कांस्टेंट पद। अब ये भी मानक रूप है, चाहो तो माइनस से डिवाइड कर दो। अगर माइनस से डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस के 2 बराबर जीरो। तो ये क्वेश्चन था आपको 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर जीरो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जे भी और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों जे भी है। अब दूसरे की बात करते हैं
वो जो दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो बड़ी घात वाला पहले लिखो, सबसे बड़ी उच्चतम घात का, हाईएस्ट पावर का, तो ये हो जाएगा आपका 6x²। इसके बाद क्या लिखोगे? 9x। इसके बाद बच्चों क्या लिखोगे? कांस्टेंट वैल्यू बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, अगर माइनस लगा होता तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। आप तीसरे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, तीसरे में लिखा है आपका 9y² बराबर 6y - 1। तो बराबर में 0 होना जरूरी है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आप गौर से देखिए, a² + bx + c बराबर 0, बराबर में 0 होना जरूरी है। लेकिन यहाँ बराबर में क्या है? ये तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का ये आइडिया है, ax² + bx + c के फॉर्म का है, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो बड़ी घात वाला लिखा हुआ है, 9y² पहले लिखा हुआ है, इनको पक्षांतर कर लेंगे तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। 9y² माइनस का 6y, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा 1 = 0। तो जो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है आपका -7x बराबर 9x²। तो चाहे तो इसको पक्षांतर कर दो या इसको इधर ले आओ, तो ये लिया -7x और -9x² बराबर 0, बराबर में 0 होगा। ठीक है, और उच्चतम घात का आगे वो पद, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों हम -9x² -7x बराबर 0। अब एक बात आपको याद रहे कि आगे नेगेटिव है तो भी सही है या पॉजिटिव है तो भी सही है, तो नेगेटिव ना रख के पॉजिटिव रख लिया करो। ठीक, इसलिए माइनस से डिवाइड करेंगे। अगर माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 9x² + 7x बराबर 0। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अगर जो इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो बड़ी घात वाला पहले लिखेंगे -x², इसके बाद ये वाला लिखेंगे प्लस का 6x बराबर 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और सही लिखना है आपको तो माइनस से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा जो x² माइनस का 6x बराबर 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहचान क्या बताई हमने आपको, कैसे पहचानोगे द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है जो भी आपका चर चल रहा है, x चल रहा है, y चल रहा है, z चल रहा है, उसकी उच्चतम घात 2 होना चाहिए। तो उच्चतम घात 2 है, इसके बाद क्या है फिर कोई मतलब नहीं, लेकिन उच्चतम घात 2 होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 100%। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म व्यवस्थित रूप से, मतलब ये प्रश्न है, इन प्रश्नों में हमें ये बताना है कि कौन सा समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, हमें ये देख पा रहे हैं कि x की हमें उच्चतम घात 2 दिखाई नहीं दे रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है, इस वाले में हमें एक आइडिया मिल रहा है कि ऊपर घात 2 लगी, ऊपर हाईएस्ट घात 2 लगी है और इधर हाईएस्ट घात कितनी बच्चों? 1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y की उच्चतम घात 2 आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट हम बात करें, बिना हल करे बात करें, तो यहाँ पे देखो y का अगर एक्सपेंशन y + 1 का यदि एक्सपेंशन करोगे, y + 1 का यदि प्रसार करोगे तो y की उच्चतम घात 2 आएगी, और इस पक्ष में जो y की घात है वो उच्चतम 1 है, तो y की उच्चतम घात इस वाले पद से कैंसिल होने की संभावना नहीं है, तो यहाँ y की उच्चतम घात आपकी 2 बनी रहेगी। तो इसको बिना हल करे आप कह सकते हो कि y + 1 का होल स्क्वायर = 3y + 1 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा जो यहाँ समझ में आती है कि z + 5 की पावर 2 लगी है, इसका भी प्रसार करेंगे तो z की हमें उच्चतम घात 2 मिलेगी, और इस तरफ जो है बच्चों z + 2 लिखा हुआ है, z की उच्चतम घात 1 है, तो यहाँ से भी इस पावर 2 को कटना पॉसिबल नहीं है। तो बिना सॉल्व करें हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आइडिया नहीं मिल रहा है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, हालांकि सॉल्व हम सभी करेंगे। पहले सोचो, ये प्रश्न है, इन प्रश्नों में हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहले हम आपको एक बेसिक आइडिया दें, जिसको आप बिना हल करे जान लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पर जो यहाँ चलते हैं, देखिए y + 1 का होल स्क्वायर लगा हुआ है, इस तरफ y की बच्चों 1 घात है, इस तरफ यदि इसका एक्सपेंशन खोलेंगे, यदि इस प्रसार खोलेंगे तो y की उच्चतम घात आपको 2 मिलेगी,
और इस तरफ y की उच्चतम घात 2 नहीं मिल रही है, तो कैंसिल होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इस समय यहाँ पर एक्सपेंशन खोलेंगे तो y की उच्चतम घात 2 मिल रही है, लेकिन यहाँ उच्चतम घात 2 नहीं है, इसलिए वाई स्क्वायर वाला पद सलामत रहेगा, कटेगा नहीं। इसलिए आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी बात, z + 5 का होल स्क्वायर बराबर 2z + 2 लिखा हुआ है। सेम कहानी बच्चों है, बस यहाँ y था, यहाँ z हो गया। यदि इसका प्रसार करोगे तो z की उच्चतम घात आपको 2 मिलेगी, z की उच्चतम घात 2 मिलेगी, लेकिन यहाँ पर z की उच्चतम घात तो 2 है नहीं, तो यहाँ भी z की उच्चतम घात 2 वाला पद आपका बचा रहेगा, इसलिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डायरेक्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। इनको जो सॉल्व करके हम देखेंगे। और अब यहाँ आ जाइए, देखिए अगर ऐसी कोई बात लिखी है, x की एक घात है, इधर भी x की एक घात है, x गुणांक इधर भी इकाई है, x का गुणांक इधर भी इकाई है, x का गुणांक इधर भी इकाई है, x का गुणांक इधर भी इकाई है, इधर भी x की घात एक, इधर भी x की घात। अगर इनका गुणा करोगे तो एक पद x² वाला मिलेगा, इनका दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ भी एक पद x² वाला मिलेगा। तो दोनों कट रहे हैं, कटने के चांसेस अभी कह सकते हो कि आपने कैसे जान लिया कटने के चांसेस हैं, इसलिए जान लिया बच्चों, x का गुणांक इकाई इकाई हो, इधर भी x का गुणांक इकाई इकाई हो, तो 100% x² वाले पद कट जाते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए इन दोनों का गुणा करो, x - 2 और x+ का गुणा कर, डायरेक्ट लिखते रहे हम, x² लिख दो, ठीक है, प्लस लगा दो, एक बॉक्स बना दो और x लिख दो, डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। x², बच्चों ये विधि तभी लगा सकते हो जब x हो और x से गुणांक आपकी इकाई हो, ठीक है। x² लिखो, बॉक्स बना दो। अब इन दोनों को लिखो, -2 और +2, तो -2 और +1, यहाँ बच्चों प्लस लगा दो, ठीक है। इन दोनों को गुणा करके लिख दो, -2 × 1, कहानी समझ आई हमारी, कोई बड़ी बात नहीं है। x² लिख दो, इन दोनों को जोड़ के लिख दो और गुणा x, प्लस लगा दो, फिर इन दोनों का गुणा करके लिख दो, ठीक है। ऐसा यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ x² लिखो, प्लस लगाओ, एक बॉक्स बना दो, ठीक है। इन दोनों का योग लिख दो, -3 + 1 और x, प्लस लगा दो, इन दोनों को गुणा लिख दो, -1 और गुणा 3। बच्चों सॉल्व करेंगे इसको, x² जो यहाँ मिलेगा आपको -x और यहाँ मिलेगा -2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x² और यहाँ मिलेगा +2x और यहाँ मिलेगा -3। ये गुणा करने तो छोटा सा आपको आइडिया दिया हमने, ठीक है। ये वाले पद कैंसिल हो गए, ओके। देखो x² वाले पद कैंसिल हो गए, x की उच्चतम घात 2 खत्म हो गई, तो कह सकते हो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहानी समझ में आई। अब आप सॉल्व करके लिख सकते हो, ठीक। x में एक घात वाला ही पद बचेगा। ये और जो दूसरी बात लिखी है y + 1 का, इसका फार्मूला खोलो, इसका जो फार्मूला y² + 1 + 2y बराबर क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा 3y + 3, बराबर में 3y + 3 मिलेगा। अब देखिए y² + 1 + 2y, पक्षांतर कर दो, -3y और -3 बराबर 0। आगे सॉल्व हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो y² वाला पद आपका सलामत रहेगा, y² वाला पद कैंसिल नहीं हो रहा है। जब y² वाला पद कैंसिल नहीं हो रहा तो इसमें जो आपका चर है वो y है, उसकी उच्चतम घात 2 प्राप्त हो रही है, उसकी उच्चतम घात 2 प्राप्त हो रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है। ये वाला तो पक्षांतर इस तरफ आएगा, इससे घटेगा, 9x² से 7x² घटेगा तो 2x² बच जाएगा आपका, यानी x² वाला पद यहाँ पर जीवित है, x² वाला पद समाप्त नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द्विघात समीकरण की बात समझ में आ गई। डायरेक्ट कुछ हमने तरीके आपको बताए, अगर वो तरीके आपको समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आप हल करते आइए और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा। यदि उस समय x² वाला पद है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो ख़त्म हो गया है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं होगी।